Assalamualaikum students. Anam Khalid here, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of the Management Sciences. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, स्टैंडर्ड डेविएशन की, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन की, कंट्रोल लिमिट्स की और उनके कुछ फार्मूलाज देखे थे। आज बेसिकली हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो यही डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये थोड़ी डेफिनेशंस जो हैं वो पिछली डेफिनेशन से हट कर हैं। यहाँ हम कुछ टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, टी टेस्ट है, क्यू टेस्ट है, एफ टेस्ट है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि उनके क्या फार्मूलाज हैं, उन्हें किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेक्चर नंबर 4 है आपका ये। सबसे पहले हमने देखना है कि टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस है क्या। टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस में 3-4 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टी टेस्ट है, क्यू टेस्ट है, एफ टेस्ट है, इन सबको हम जो है वो वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है टी टेस्ट। अब ये टी टेस्ट क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप कंपैरिजन करते हैं। जिसमें क्या करते हैं? आप कंपैरिजन करते हैं। लेकिन वो कंपैरिजन किस किस में किया जाता है? बिटवीन द टू सेट्स ऑफ रेप्लिकेट मेजरमेंट्स। रेप्लिकेट मेजरमेंट से मुराद ये है कि अगर एक एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा परफॉर्म किया जाता है तो जो भी आंसर आया वही एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किया जाएगा, तो जो दोनों की मेजरमेंट्स होंगी उनके जो सेट बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे? रेप्लिकेट मेजरमेंट्स। लेकिन वो दोनों डिफरेंट मेथड से होनी चाहिए। तो दो डिफरेंट मेथड से आने वाली रेप्लिकेट मेजरमेंट्स का जो कंपैरिजन है वो क्या कहलाता है? टी टेस्ट। वन ऑफ टर्म इज टेस्ट मेथड। एक टेस्ट मेथड होता है और दूसरा एक्सेप्टेड मेथड होता है। अब ये दोनों मेथड जो हैं, एक जो रेप्लिकेट मेजरमेंट है वो टेस्ट मेथड से बनाई जाती है और दूसरी किससे बनाई जाती है? एक्सेप्टेड मेथड से। ये तो हमने देखा कि टी टेस्ट है क्या। टी टेस्ट में हम क्या करते हैं? इस मेथड में हम दो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स के पहले सेट बनाएंगे और वो दो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स के जो सेट बनाएंगे वो दो डिफरेंट मेथड से होने चाहिए। और वो दोनों मेथड कौन से होंगे? हो सकता है उसमें से एक मेथड, एक जो है वो आपके पास हो एक्सेप्टेड मेथड हो और दूसरा मेथड क्या हो? टेस्ट मेथड हो। हो सकता है, जैसे अब इसकी एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, हो सकता है कि हम कंपेयर करना चाह रहे हैं। कोई भी हमारे पास पेशेंट आया है, हमें ये देखना है कि उसको डायबिटीज़ है कि नहीं है। तो हम उसको कंपेयर करेंगे किसी ऐसे ग्रुप से जो कंट्रोल होगा। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंट ग्रुप में फ़र्क होता है। जैसे एक तो वो हो गया ना, वो पेशेंट आपके पास हो गया जिसको शुगर है या जिसको डायबिटीज़ है। कंट्रोल ग्रुप से मुराद वो ग्रुप होगा जिसको वो बीमारी नहीं होगी। तभी हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि एक सेहतमंद इंसान में और एक एबनॉर्मल इंसान में क्या फ़र्क है। लिहाजा ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि अगर आप ब्लड टेस्ट करना चाहते हैं कि ब्लड टेस्ट जो है वो कैसा आता है एक डायबिटिक पेशेंट का, जबकि उसका मुकाबला किससे करेंगे? उसके कंट्रोल ग्रुप से करेंगे। नेक्स्ट में हमें देखना है इसका फार्मूला कि टी टेस्ट का जो है वो फार्मूला क्या होता है। तो टी टेस्ट का फार्मूला ये होता है कि यहाँ पर आती है टी कैलकुलेटेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू प्लस माइनस अंडर रूट एन एंड डिवाइडेड बाय एस। अब यहाँ डिफरेंट चीज़ें आपके पास न्यू आई हैं। एन आपको पहले से ही ऑलरेडी पता है कि एन क्या होता है। एन इज़ दी नंबर ऑफ रेप्लिकेट मेजरमेंट्स, कि कितनी मेजरमेंट्स जो हैं वो आपने उसमें इस्तेमाल की। एस इसमें क्या है? एस जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। ये जो न्यू है ये एक्चुअली ये क्या है? ये ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू से मुराद ये है कि ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास आनी चाहिए थी। ट्रू वैल्यू को दूसरी सेंस में हम एक्सेप्टेड वैल्यू भी कहते हैं कि ये कौन सी वैल्यू होती है? एक्सेप्टेड वैल्यू होती है।
तो इसमें म्यू क्या हो गया, एक्सेप्टेड वैल्यू या ट्रू वैल्यू। अगर ऐसा हो बाज़-औक़ात कि अगर आपकी ट्रू वैल्यू जो है वो नॉन ना हो, मतलब आपको ये वाली जो टर्म है ये मालूम ना हो, तो फिर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इक्वेशन को कैसे चेंज करते हैं हम, ये जो म्यू की फॉर्म है वो इक्वेशन में कभी भी शो आउट नहीं होती। अब हम उसको लिखते कैसे हैं, वो ये इसको हम ले आते हैं इस साइड पर और टी को ले जाते हैं इसकी जगह पर। तो पहले तो हमने एक जनरल फार्मूला लिख दिया टी टेस्ट का, लेकिन अगर हमें वैल्यू जो है वो म्यू की मालूम ना हो, म्यू है क्या, ट्रू वैल्यू है या एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो अगर हमें एब्सोल्यूट वैल्यू या ट्रू वैल्यू मालूम नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस फार्मूले को पहले म्यू मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको इरेज करके ज़रा इसको लिखते हैं कि म्यू फिर बराबर हो जाएगा किसके, एक्स बार प्लस माइनस टी एस। अब ये टी एस क्या है, ये टी वैल्यू, और एस क्या हो गया, वही स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। यानी आपके सामने जो पहले मैंने एक इक्वेशन लिखी थी उसमें से अगर मुझे म्यू निकालना हो तो जाहिर सी बात है बाकी सारी वैल्यूज़ जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी, जो बटा में थी वो ज़रब में आ जाएंगी और जो ज़रब में चीज़ हो रही थी वो वहाँ जाके तकसीम हो जाएगी। तो लिहाजा म्यू किसके इक्वल आ गया, एक्स बार प्लस माइनस टी एस बटा अंडर रूट एन। ये सिचुएशन उस वक्त आई है जब आपके पास क्या मसला आ रहा था, जब आपको म्यू की वैल्यू मालूम नहीं होती। नेक्स्ट में दोनों फार्मूलाज हमने देखे, जब हमें म्यू मालूम हो तब हम कैसे टी टेस्ट का फार्मूला लगाते हैं, अगर हमें म्यू मालूम नहीं है तो उस वक्त हमारा जो है वो फर्दर रिएक्शन क्या होता है। हाउ इट कैन बी यूज्ड, अब ये जो टी टेस्ट हम पढ़ते हैं इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेटेड टी वैल्यू का मतलब ये है कि जो आपने टी वैल्यू जो है वो निकाली है वो टैबुलेटेड वैल्यू से बढ़ जाए। टैबुलेटेड वैल्यू वो वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की, जो कैलकुलेटेड टी वैल्यू का मतलब ये जो आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि दोनों रिजल्ट चेंज आ रहे हैं। अगर दोनों रिजल्ट चेंज आ रहे हैं तो एक डिस्टेंस है, एक फासला है, किस किस के दरमियान आपके कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा सा फासला आ रहा है, दोनों मेथड का कॉन्फिडेंस लेवल और है। क्यों और है, क्योंकि टी वैल्यू जो है वो एक्सीड कर गई है टैबुलेटेड टी वैल्यू से। अगर एक एक्सीड नहीं करती, अगर उसके बराबर ही रहती है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो और जो कैलकुलेटेड है वो, अगर वो दोनों बराबर सेम रहती हैं तो फिर क्या होगा, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा रिजल्ट्स में दो मेथड के एट द टू कॉन्फिडेंस लेवल, तो फिर उसमें क्या होगा कि कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू और टैबुलेटेड वैल्यू में फ़र्क आ जाता है तो फिर क्या होगा कि दोनों मेथड्स का डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। तो इसका मतलब ये कि हम इसे इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी जो टी वैल्यू है, कैलकुलेटेड टी वैल्यू और टैबुलेटेड टी वैल्यू, अगर उसमें कोई फ़र्क नहीं आता तो फिर इसका मतलब ये कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोनों मेथड का क्या है, सेम है। लेकिन अगर उसमें फ़र्क आ जाता है तो आप कहेंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो उसका ठीक नहीं है और एक ना एक चीज़ में जो है वो ख़राबी आ रही है। टी टेस्ट पढ़ने के बाद अब हम इस कंडीशन में हैं कि हम आगे फर्दर मूव करें, और वो कौन सा है, वो एफ टेस्ट है। ये डिज़ाइन किया जाता है इंडिकेटर विदर ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड बेस्ड अपॉन देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के मेथड पर जो रिजल्ट निकालने हैं उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, उनका डिफरेंस है या एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो क्या है, वो एफ टेस्ट है। एक्चुअली एफ टेस्ट हमें ये बता रहा होता है कि दोनों मेथड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है या नहीं आता। एफ को अब हम डिफाइन कैसे करते हैं, हम वेरिएंसेस की फॉर्म में इसे डिफाइन करते हैं। और वेरिएंस अगर आपको याद हो तो वेरिएंस क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर था ऑफ द टू मेथड वेयर द वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जबकि वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें क्या अंदाज़ा हुआ, पहली बात तो ये कि हम एफ टेस्ट को इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं। हम एफ टेस्ट को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आया कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता भी है जब हम दो मेथड अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा एफ को डिफाइन किया जाता है वेरिएंसेस की टर्म्स में, यानी वेरिएंसेस की शक्ल में जाहिर किया जाता है, जबकि वेरिएंस जो है वो स्क्वायर होती है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का।
नेक्स्ट में फॉर्मूला ऑफ द एफ टेस्ट। एफ टेस्ट को हम वेरिएंसेस की फॉर्म में लेते हैं, हमने पहले ही कह दिया। एफ बराबर होता है किसके, S1 का स्क्वायर, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट मेजरमेंट एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड मेजरमेंट। और स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर कहलाते हैं वेरिएंसेस। तो ये वेरिएंसेस की एक रेशियो होती है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमिन वेदर द टू वेरिएंसेस आर स्टैटिस्टिकली डिफरेंट। अगर स्टैटिस्टिकली वो डिफरेंट हैं दोनों वेरिएंसेस, तभी वो एफ टेस्ट जो है वहाँ पर परफॉर्म होगा, अदरवाइज एफ टेस्ट वहाँ पर परफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आंसर जो है वो कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट पे अब हमें ये एक टारगेट दे दिया गया कि एफ टेस्ट हमें पता है, हमने देख लिया कि क्या है, लेकिन एफ टेस्ट को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। वी कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू विद द टैबुलेटेड वैल्यू। इसका मतलब ये है कि एक आंसर जो पहले से आना चाहिए वो, और जो आपने निकाला है उसको हमने कंपेयर करना है। अगर दोनों वैल्यूज इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सीड, अगर वो बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है सिग्निफिकेंट डिफरेंस दोनों मेथड में होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर कैलकुलेटेड एफ वैल्यूज और टैबुलेटेड वैल्यूज जो हैं अगर वो सेम आ जाती हैं, तो फिर आपके जो मेथड होंगे उनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होता। तो ये बिल्कुल टी टेस्ट की तरह ही है, लेकिन ये तब यूज होता है जब दो वेरिएंसेस स्टैटिस्टिकली डिफरेंट होती हैं। फिर उसके बाद जो टर्म इम्पॉर्टेंट है वो है आउटलायर की। आउटलायर अब क्या होता है, आउटलायर को समझने के लिए पहले देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। द सस्पेक्टेड वैल्यू इन अ डेटा सेट ड्यू टू सिग्निफिकेंट डिफरेंस फ्रॉम द अदर इज नोन एज आउटलायर। यानी चलें इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही हूँ, उसमें रेप्लिकेट मेजरमेंट जो है वो पहली दफ़ा 12.12 ml आंसर आया, दूसरी दफ़ा आंसर आया 12.15 ml, तीसरी दफ़ा उसका आंसर आता है 12.13 ml। मैं उसको बार बार परफॉर्म करती रहती हूँ। चौथी दफ़ा आंसर आता है 13.14 ml, पाँचवीं दफ़ा आंसर आता है 12.12 ml। अब इन 5 वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से आप सब ने देखना है। एक वैल्यू 12.12, एक 12.13, एक 12.15, एक 13.14 और एक 12.12। इन पाँचों की पाँचों वैल्यू में कौन सी एक वैल्यू ऐसी है जो आपको सस्पेक्टेड है कि ये नहीं होनी चाहिए, यानी वो बाकियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो वो वैल्यू कौन सी है, 13.14। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13.14 जो है वो आपकी बाकी वैल्यू से क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आउटलायर है। ये क्या है, आउटलायर है। इसकी एक और एग्जांपल भी ली जा सकती है। जैसे अगर एक क्लास में जो है वो तमाम स्टूडेंट्स हैं और हम ये कहते हैं कि आज मैंने आपका फ़र्ज़ करें एक टेस्ट लिया है, वो 20 मार्क्स का टेस्ट है। तो मेरे जहन में ये है कि ये जो 20 मार्क्स का टेस्ट है, ये हर बच्चा जो है वो 15 से 20 के दरमियान इसके नंबर ले जाएगा। तकरीबन सब बच्चों के नंबर 15, 16, 17, 18 आ रहे हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स 2 या 3 आएंगे। तो वो मेरी उम्मीद से या वो मेरी सस्पेक्शन से बहुत दूर चला गया है। तो इस वजह से मैं उसे क्या कहूँगी कि वो क्या है, वो आउटलायर है, या उस सेट का क्या है, आउटलायर है। तो सेम ऑन द हैंड हम आउटलायर की भी ऐसे ही डेफिनेशन करते हैं कि ये सस्पेक्टेड वैल्यू किसी भी डाटे में जो सस्पेक्टेड वैल्यू किसी भी डाटा में जो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस की वजह से आ रही होती है, यानी आप बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत सिमिलर होती हैं, लेकिन कोई एक आधी वैल्यू या एक या दो वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही होती हैं, उस सस्पेक्टेड वैल्यू को, उस शक वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ नॉन एज दी आउटलायर। एग्जाम्पल मैंने आपको इसकी पहले बता दी। अब हम आते हैं नेक्स्ट टेस्ट पे। नेक्स्ट टेस्ट हमारा है क्यू टेस्ट। हमने टी टेस्ट पढ़ लिया, हमने एफ टेस्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्यू टेस्ट। इट इज़ यूज फॉर रिजेक्शन ऑफ आउटलायर। अब जाहिर है एक आउटलायर आ रहा है, ये इसको देखें, रिजेक्शन ऑफ द आउटलायर। लेकिन एक आउटलायर आ रहा है, अब वो आया, वो गलत है या वो सही है, तो मैं उसी सस्पेक्शन में पूरा काम करूँगी। और वो काम कैसे करूँगी, उसकी मैंने उसको रिजेक्ट करना है या मैंने उसे अपने डाटा में रखना है, ये मैं किस चीज़ से सेलेक्ट करूँगी, मैं क्यू टेस्ट से उसे देखूँगी। तो क्यू टेस्ट क्या होता है, ये रिजेक्शन ऑफ आउटलायर के लिए होता है कि आउटलायर को रिजेक्ट करना है या नहीं करना।
इट इज़ यूज टू डिटरमाइन इफ एन आउटलायर इज ड्यू टू द डिटर्मिनेट एरर्स। फिर इसमें ये भी देखा जाता है कि आउटलायर किसी एरर की वजह से तो नहीं आ रहा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो किसी ख़राबी की वजह से एक आधी रेप्लिकेट मेजरमेंट जो है वो बाकी मेजरमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही होती हैं। तो फिर हमें पहले तो हमने आउटलायर को पहचानना है, फिर उसको रिजेक्ट करना है या सिलेक्ट करना है। ये चीज़ हमें कौन बताएगा? क्यू टेस्ट। फिर क्यू टेस्ट से हम ये भी बता सकते हैं कि जो आउटलायर आया है वो किसी डिटर्मिनेट एरर की वजह से है। डिटर्मिनेट एरर वो एरर होता है जिसे आप इजीली डिटर्मिन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये एरर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इफ़ इट इज़ नॉट देन इट फॉल्स विद इन द एक्सपेक्टेड रैंडम एरर। अगर ऐसा हो कि वो डिटर्मिनेट एरर की वजह से नहीं है तो आप फिर ज़ाहिर है यही कहेंगे कि वो रैंडम एरर की वजह से आया या उसकी कोई अपनी गलती है, एंड इट शुड नॉट बी रिमूव, फिर आप उसे रिमूव नहीं करेंगे। अगर वो आउटलायर डिटर्मिनेट एरर की वजह से है, यानी ऐसे एरर की वजह से है जो आप इजीली बता सकते हैं, तो उस वक़्त आप उस आउटलायर को जो है वो क्या कर देंगे? उसे रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर कोई आउटलायर रैंडम एरर की वजह से आ रहा है और वो आपको पता भी नहीं है उसकी वजह क्या है, तो फिर आप उसे कभी भी ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। तो क्यू टेस्ट बेसिकली जो है वो रिजेक्शन ऑफ आउटलायर के लिए होता है कि आउटलायर को रिजेक्ट किया जाए या उसको सेलेक्ट किया जाए। लेकिन फिर आउटलायर अगर तो डिटर्मिनेट एरर की वजह से है फिर उसे रिमूव कर देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेट एरर आपने पढ़ा हुआ है कि वो रिमूवेबल होते हैं, हम उन्हें रिमूव इजीली कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हो सकता है वो किसी रैंडम एरर की वजह से आया है, लेकिन रैंडम एरर जो है उसको रिमूव, फिर जाहिर सी बात है हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर इसका हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूले में इसको क्यू टेस्ट को कैसे लिखा जाता है कि क्यू बराबर होता है ए बटा डब्ल्यू के। अब ये है क्या? ए यहाँ पर क्या है और डब्ल्यू यहाँ पर क्या है? तो ए एक्चुअली यहाँ पर ए क्या है? ये डिफरेंस है सस्पेक्टेड नंबर और इट्स नियरेस्ट नेबर। यानी जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई, ये वो फ़र्क है कि जो सस्पेक्टेड नंबर, यानी जैसे एक बच्चे के 3 नंबर आए हैं तो मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया, फिर मैं उसका उस बच्चे से डिस्टेंस देखूंगी जो उसके आसपास है। जैसे 11 हद 11 वाला बच्चा जो है वो मेरी नज़र में था कि ये आ सकता है, या 15 वाला था, 15 से 20 के दरमियान में लिमिट में आता है। तो फिर मैं ये देखूंगी कि 15 से 20 की रेंज में अगर ज़्यादातर बच्चे आ रहे थे तो जो एक आउटलायर जिसके नंबर 3 आए हैं, 15 में से 3 को माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब ये W क्या है? W ये रेंज होती है हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर में, यानी आपके हाईएस्ट नंबर कहाँ जा रहे थे और आपके लोएस्ट नंबर कहाँ आ रहे हैं, ये एक रेंज जो हमें बताती है वो क्या होती है? W। तो A बटा W किसके इक्वल होता है? Q के इक्वल सिंपली होता है। अब फिर हम उसके बाद ये देखते हैं कि हम इसको Q टेस्ट को कैसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, इफ़ द कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन टैबुलेटेड वैल्यू, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा हो जाती है टैबुलेटेड से, तो डाटा पॉइंट जो है वो आउटलायर की वजह से होगा और उसे डिस्कार्ड किया जा सकता है। क्यों उसे डिस्कार्ड करेंगे? क्योंकि वो डिटर्मिनेट एरर की वजह से है। अगर ऐसा ना हुआ, वो किसी इनडिटर्मिनेट एरर की वजह से हुआ या वो किसी रैंडम एरर की वजह से हुआ, तो आप कभी भी उसे क्यू टेस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो क्यू टेस्ट बेसिकली हमें क्या बता रहा है? क्यू टेस्ट हमें ये बता रहा है कि कोई आउटलायर जो मौजूद है वो आउटलायर को सेलेक्ट करना है या उस आउटलायर को रिजेक्ट करना है। तो ये हमने जो है वो आज के बेसिकली हमारे टॉपिक थे कि हमने इन 5 तरह के जो टेस्ट या 4 तरह के जो टेस्ट हमने पढ़े हैं ये कैसे होते हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनके फार्मूलाज क्या हैं और इनको यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो आपने इनको प्रॉपर तरीके से जो है वो याद करना है कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन सा टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा टेस्ट हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये इसको अच्छे से आपने जो है वो प्रिपेयर करना है। तो ये हमारे आज 4 लेक्चर डन हो गए हैं। ये लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 3 इन दोनों की डिस्कशन जो है वो इंशाल्लाह कल होगी। तो फिर हम इसको फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमने इसको जो है वो लेकर कैसे चलना है। तो आप इसके साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते जाएं और हो सके तो इन वीडियोस को डाउनलोड भी कर लें, ताकि इसमें आपका जो है वो एक फ़ायदा हो जाएगा ये कि आपको नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड फॉर्म में
मिल सकेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम डिस्कशन क्लास में कोई अगर क्यूरी आपकी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। अगेन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।